पॉश एक्ट क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इस कानून का पर्पस क्या है, विशाखा गाइडलाइंस क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पॉश एक्ट बाय वर्ड्स मीन द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ अ वुमन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसको हिंदी में कहेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। यह कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस में जिसका नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस केस में दी गई गाइडलाइंस के बाद बना। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। चलिए इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल समझते हैं। इस केस में हुआ ये था कि 1985 में भवरी देवी, जो राजस्थान के भटेरी गांव से बिलोंग करती थी, जो राजस्थान सरकार के महिला विकास प्रोजेक्ट के लिए काम करती थी, 1987 में भवरी देवी ने बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के लिए काम किया और उसके बाद में 1992 में उसे एक प्रोजेक्ट मिला जो बाल विवाह की रोकथाम के लिए था। उसने उसके लिए काम करना शुरू किया। भवरी देवी के गांव में एक रामकरण गुर्जर नाम से एक व्यक्ति रहता था, जिसकी समाज में बहुत अच्छी पहुंच और पहचान थी। रामकरण गुर्जर ने अपनी माइनर बेटी का विवाह का आयोजन किया। इस विवाह को रोकने के लिए भवरी देवी रामकरण के घर जाती है और उसे विवाह को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करती है कि बाल विवाह चूंकि अपराध है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन रामकरण उसकी एक नहीं सुनता और ऐसे विवाह का आयोजन करता है। विवाह समारोह के दिन ही पुलिस ऐसे विवाह आयोजन में जाती है और उस विवाह को रोक देती है। लेकिन रामकरण चुपचाप नेक्स्ट डे ही अपनी बेटी की शादी करवा देता है। क्योंकि विवाह समारोह में पुलिस आ गई तो समाज में बदनामी हो गई। इस बात से रामकरण और उसकी फैमिली बहुत नाराज हो जाते हैं और भवरी देवी और उसकी फैमिली को पूरा गांव बॉयकॉट कर देता है। एक रोज होता यह है कि रामकरण और 4 लोग मिलकर भवरी देवी के घर जाते हैं, उसके हस्बैंड को चाकुओं से मारकर घायल कर देते हैं और भवरी देवी का गैंग रेप कर देते हैं। इस गैंग रेप के अगेंस्ट भवरी देवी पुलिस स्टेशन जाती है और एफआईआर रजिस्टर करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पुलिस उससे मना कर देती है। उसके मेडिकल टेस्ट में भी बहुत देरी करती है। बहुत रिक्वेस्ट किए जाने के बाद ऐसी एफआईआर दर्ज होती है। पुख्ता सबूत होते हुए भी लोअर कोर्ट ऐसे सस्पेक्ट्स को रिहा कर देती है। इस रिहाई से काफी वुमेन एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशन बहुत नाराज हो जाती है और आउटरीच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन विशाखा जिसका नाम होता है, वो और सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर करती है। विशाखा ऑर्गेनाइजेशन का इस पीआईएल में बहुत बड़ा रोल होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स राइट के लिए ही लड़ रही होती है। संविधान के आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 जेंडर न्यूट्रल होते हैं और ऑब्वियसली वर्किंग वुमेन पे भी लागू होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये जरूरत लगती है, क्योंकि कार्य करती हुई महिलाएं जो वर्क प्लेस पर काम करती है उनके लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी करता है, जिसको विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इस कानून की जरूरत महसूस होती है और वो अपनी गाइडलाइंस में जो इश्यूज रेज होते हैं उनके बारे में ये कहते हैं। उनमें पहला इशू ये होता है कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, क्या वह हरेसमेंट महिलाओं का जो संविधान के अंदर दिए गए अधिकार है उनका उल्लंघन है। दूसरा इशू ये होता है कि जहां भारत में कोई कानून नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई राइट है जहां पे वो इंटरनेशनल लॉ जो वर्किंग वुमेन के लिए बने हुए हैं उनका उपयोग करके एक टेम्परेरी गाइडलाइन जारी कर सके, जो जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक उन गाइडलाइन का यूज करके महिलाओं के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए उनको यूज किया जा सके। तीसरा इशू ये होता है कि क्या किसी भी वर्क प्लेस पर जहां सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहे हैं तो वहां के एम्प्लॉयर को ऐसे सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया और वुमेन्स के राइट्स को और स्पेसिफिक किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी वुमेन वर्क प्लेस पर काम करती है उसे सेफ फील करना बहुत जरूरी है और कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन संविधान के अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि तब आईपीसी 1860 लागू होती थी और सेक्शन 354 और 354 ए के अंतर्गत अपराध रजिस्टर्ड किया जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध 354 और 354 ए के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो सकता है जब तक सरकार इसके बारे में कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बना देती, और जब तक स्पेसिफिक कानून नहीं बन जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही सरकार को यह निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द इस संबंध में कानून बनाए और सारी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करने का इंस्ट्रक्शंस दिया। क्योंकि कोई स्पेसिफिक कानून थे नहीं भारत में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का रेफरेंस दिया अपने जजमेंट में, जिसमें पहली जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस था वो ये था बीजिंग सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल। ये कॉन्फ्रेंस एशिया के लिए थी और एशिया के क्षेत्र में लागू होती थी, यानी एशिया में
कोई भी न्यायिक पालिका के पास ये अधिकार होगा कि वो कानून बना सके जहां पे कानून नहीं है। जहां पे उनको महसूस होता है कि उनके नागरिकों की रक्षा करने के लिए ऐसे कानून बनाने जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास, न्यायपालिका के पास ये राइट्स होंगे कि वो उसमें कानून बना सके। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा रेफरेंस ये दिया कि कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ऑफ गाइडेंस, जिसमें सरकार को महिलाओं की सेफ्टी के लिए नेसेसरी मेजर्स लेने के लिए बोला गया था, नेसेसरी कानून बनाने के लिए बोला गया था, जिसको भारत ने साइन किया था और उसका समर्थन भी किया था। इन सभी कॉन्फ्रेंसेस को ध्यान में रखते हुए और आर्टिकल 141 संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर्स को यूज करके विशाखा गाइडलाइंस दी। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 जो जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए माना जाता है, उसका भी यूज करके इन गाइडलाइंस को दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होगा उसको अच्छे से इलेबोरेट किया। फिजिकल कांटेक्ट करना, सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना, पोर्नोग्राफी दिखाना, सेक्सुअल कमेंट्स पास करना या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी करना, महिलाओं के साथ कोई लैंगिक कृत्य जो उसके वर्क प्लेस पर उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, फिर कोई भी सेक्सुअल कंडक्ट करना और उसको नीचा दिखाना जो उसकी मर्जी के अगेंस्ट हो, जिससे उसकी महिला की हेल्थ और सेफ्टी पे इफेक्ट पड़ता हो, या ऐसा कोई भी एक्ट जो वर्बल या नॉन वर्बल हो, सेक्सुअल नेचर का हो, तो वहां ऐसी वुमेन जिसके साथ ये सब हुआ है या फिर उसे रीजनेबल सस्पिशन है, तो वो उसके खिलाफ एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है, एक कंप्लेन कर सकती है। जब 2013 में ये कानून बनकर रेडी हो गया, तो इट वाज अ बिग हेल्प फॉर वुमेन, और इस कानून में ये सारे प्रोसीजर दिए हुए थे कि कंप्लेंट कैसे फाइल होगी, लोकल इंटरनल कमिटी का निर्माण कैसे किया जाएगा, जो एम्प्लॉयर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, उसकी लाइबिलिटीज क्या होगी, वो वुमेन को कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन करने के लिए हेल्प कर सकता है, पुलिस हेल्प लेना और एफआईआर में हेल्प करना, ये सभी एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी होगी। सारे प्रोसीजर और डिटेल्स को विस्तार में समझाकर इस एक्ट को 9 दिसंबर 2013 को लागू किया गया। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के इस जजमेंट ने वर्किंग वुमेन के लिए थोड़ा काम करना आसान कर दिया, और यह जजमेंट जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत बड़ा उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।